हेलो बच्चों, कैसे हो आप। वेलकम बैक टू केमिस्ट्री विद इंदिरा। आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले एक टॉपिक लेंगे, द्रव्य की प्रकृति या नेचर ऑफ मैटर। सबसे पहले बात करते हैं कि द्रव्य या पदार्थ होता क्या है। तो हम पदार्थ की परिभाषा ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी वस्तु जो होती है उसमें जिसका द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरे और जिसे हम महसूस कर सकते हैं, वही क्या कहलाती है, द्रव्य कहलाती है। कोई भी पदार्थ होता है ना, उसकी परिभाषा हम ऐसे ही दे सकते हैं कि भाई जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसका मतलब क्या होता है, भार होता है, जो स्थान घेरता है और जिसे हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वही क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। जैसे बात करें हम इस पेन की, तो ये पेन है, इसमें कोई ना कोई भार है, ठीक है, और ये कुछ जगह भी घेर रहा है और इसे हम क्या कर सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। तो ये क्या कहला रहा है, द्रव्य कहला रहा है। इसे ही मैटर भी कहते हैं और इसे ही हम पदार्थ भी कहते हैं। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे पेन हो गया, पेंसिल हो गई, किताब हो गई, जल हो गया, वायु, ठीक है। इसके आगे हम फिर बाद में बात करेंगे द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में, स्टेट्स ऑफ मैटर। जब हम द्रव्य की अवस्थाओं को पढ़ते हैं तो हमें 3 प्रकार की अवस्थाएं दिखाई देती है, ठोस, द्रव और गैस। वैसे आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके होंगे कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है, लेकिन एक छोटा सा रिवीजन जरूर बनता है। हमने पढ़ा है कि ठोस ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें अवयवी कणों के मध्य जो आकर्षण होता है वो कैसा होता है, बहुत अधिक पाया जाता है, इसलिए वो कैसे होते हैं, ठोस होते हैं, ठीक है। जब बात करेंगे हम द्रव की, तो जिन इनमें जो अवयवी कण होते हैं वो ठोस के मुकाबले कम आकर्षण बंध से क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं। जब बात करें हम गैस की, तो इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो अत्यधिक कम आकर्षण बल के द्वारा क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं, मतलब इसीलिए वो उनके कण कैसे होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। जिसकी संरचना देखते हैं हम ठोस की, तो इसकी संरचना में आप देखते होंगे कि इनके कण जो होते हैं वो बिल्कुल व्यवस्थित होते हैं, एक के बाद एक इनकी संरचना में बिल्कुल व्यवस्थित दिखाई देती है। तो ये क्या कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। जब बात करें हम द्रव की, तो द्रव के जो कण होते हैं वो एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर स्थित होते हैं, इसलिए वो किस रूप में पाए जाते हैं, द्रव रूप में। और गैस के कणों को देखोगे तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, मतलब इनके कणों की व्यवस्था कैसी होती है, अनिश्चित होती है, इसीलिए गैसीय रूप में पाए जाते हैं। जब बात करते हैं दूसरे गुण के बारे में, तो जो ठोस होता है उसका आकार और आयतन दोनों ही कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं। आकार भी हमेशा वैसा ही रहेगा और आयतन भी हमेशा कैसा रहेगा, निश्चित रहेगा। मतलब जितनी जगह वो घेर रहा है वो उतनी ही जगह घेरेगा। जैसे पेन की बात करें तो इसका आकार निश्चित है, मैं इसे नहीं बदल सकती, और ये जितनी जगह घेर रहा है उतना ही घेरेगा, ठीक है। जब बात करते हैं हम द्रव की, तो इसका आकार तो कैसा होता है, अनिश्चित, और आयतन कैसा होता है, निश्चित। मतलब आकार को तो हम बदल सकते हैं, भाई जिस भी बर्तन में लिक्विड को डाला जाए वो उसका आकार ले लेता है, लेकिन उसका आयतन तो हमेशा कैसा रहेगा, निश्चित ही रहेगा। जब बात करें हम गैस की, तो ना तो इसका आकार निश्चित होता है, ना ही आयतन निश्चित होता है। जिस भी बर्तन में डाला जाए या जिस भी वस्तु के अंदर इसको डाला जाएगा गैस को, वो उसका आकार ले लेती है। आयतन कोई निश्चित होता ही नहीं, क्योंकि इसके अणु कैसे होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। तो जैसे ही आयतन भी, अगर आप इसके अंदर दबाव लगाओगे, दाब लगाओगे गैस में, तो उसका आयतन कैसा हो जाएगा, कम, और जैसे दाब खत्म होगा तो आयतन कैसा हो जाएगा, ज़्यादा। जब बात करते हैं तीसरे गुण की, तो जितने भी ठोस होते हैं उनमें संपीड़ितता का गुण नहीं होता है। संपीड़ितता का मतलब होता है दबाना या कंप्रेस करना। क्या मैं इस पेन को दबा सकती हूँ, नहीं दबा सकती हूँ, क्योंकि ये कैसा है, ठोस है। जब बात करें हम द्रव की, तो द्रव के अंदर मध्यम गुण होता है, और बात करें जब गैस की, तो उसके अंदर अत्यधिक संपीड़ितता का गुण पाया जाता है। मतलब इसमें दाब के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसके आयतन में परिवर्तन कर सकते हैं। उदाहरण लेते हैं, जैसे लोहा हो गया, कांच हो गई, लकड़ी हो गई। लिक्विड के अंदर उदाहरण हो सकते हैं तेल, अल्कोहल, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जल, ठीक है। गैस की बात करें तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सारी क्या हैं, गैसें हैं। तो एक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि ठोस में जो अवयवी कण होते हैं उनके मध्य अत्यधिक आकर्षण होता है, द्रव में कम होता है, और गैस के अंदर अत्यधिक कम होता है। इनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। इसका सिर्फ आकार निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। इनके दोनों ही चीज़ें कैसी होती है, अनिश्चित होती है। संपीड़ितता का गुण बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, इसमें मध्यम होता है, उसमें अत्यधिक गुण पाया जाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और हम देखेंगे कि जो तीनों अवस्थाएं होती है द्रव्य की, इन्हें ताप और दाब में परिवर्तन करके क्या कर सकते हैं, हम तीनों अवस्थाओं को परिवर्तित कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। या तो उसके तापमान को बढ़ाकर या घटाकर या दाब में परिवर्तन करके हम तीनों ही अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस,
तीनों को ही क्या कर सकते हैं, एक दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, बर्फ है, बर्फ को अगर मैं गर्म करती हूँ तो वो जल में परिवर्तित हो जाता है, और जल को मैं वापस गर्म करती हूँ तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है, वाष्प में। अगर मैं वाष्प को ठंडा करती हूँ तो वो जल में परिवर्तित होता है, और जल को जब ठंडा किया जाता है तो वह बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से मैंने ठोस को द्रव में और द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर लिया, और वाष्प को वापस द्रव में और द्रव को वापस ठोस में परिवर्तित कर लिया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे द्रव्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अच्छा, द्रव्य होते हैं ना, उनको हम दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला होता है मिश्रण और एक होता है दूसरा शुद्ध पदार्थ। मिश्रण की बात करें तो मिश्रण की परिभाषा हम एक सामान्य तरीके से दे सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में, कोई अनुपात नहीं है उनका, तो अगर हम उन्हें आपस में मिला दें तो हमें मिश्रण मिल जाता है। जब बात करें हम शुद्ध पदार्थ की, तो शुद्ध पदार्थ का निर्माण हमेशा दो या दो से अधिक पदार्थों से तो होगा, लेकिन कैसा होगा, निश्चित अनुपात में जब इन्हें मिलाया जाएगा तो क्या होगा, शुद्ध पदार्थ का निर्माण होगा। जो मिश्रण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण, जिसे बोला जाता है होमोजीनस मिक्सचर, और विषमांगी को बोला जाता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। अभी हम इसके आगे परिभाषा के बारे में भी डिस्कस करेंगे, इनके उदाहरणों को भी समझेंगे। बात करते हैं शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक होता है तत्व और एक होता है यौगिक। छोटी क्लासेस के अंदर आपने तत्व और यौगिक के बारे में भी पढ़ा होगा, लेकिन हम थोड़ा सा इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए हम आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे मिश्रण के बारे में। देखिए, मिश्रण या मिक्सचर जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में, मतलब इनका कोई भी निश्चित अनुपात नहीं होता है, मिलाया जाता है तो क्या बनता है, मिश्रण बनता है। ठीक है, जैसे अगर आप बात करें वायु की, वायु में भी क्या होता है, आपका जो एटमॉस्फेयर या वायुमंडल है उसमें बहुत सारी गैसें हैं। क्या हम बता सकते हैं कि इसके अंदर कितनी, कौन कौन सी गैसें कहाँ कहाँ है? ठीक है, तो इनका कोई अनुपात नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा मिश्रण है, मिश्रण, ये चीज़ें क्या कहला रही है, मिश्रण ही कहला रही है। बात करें तो मिश्रण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। जब बात करते हैं हम समांगी मिश्रण की, तो ये जो मिश्रण होते हैं इनमें सभी घटकों का संगठन कैसा होता है, एक समान होता है। मतलब जहाँ पर भी आप देखोगे तो उनका संगठन आपको एक समान ही मिलेगा, अलग अलग नहीं मिलेगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि पानी के अंदर हमने क्या मिला दिया, चीनी को मिला दिया। अब आप चीनी को अच्छी तरीके से घोल दीजिए, अब आप पानी को चेक कीजिए, क्या ऐसा होता है कि ऊपर वाला जो पानी होता है वो पानी कैसा हो, ज़्यादा मीठा हो। मतलब अगर बीकर के अंदर मैंने चीनी, पानी है और मैंने इसके अंदर डाल रखी है चीनी, ये चीनी का विलयन है, तो इसमें आप सभी जगह देखोगे तो चीनी की मात्रा एक समान दिखेगी, ऊपर, बीच में और नीचे सभी जगह एक समान मात्रा दिखेगी। ऐसा नहीं होगा कि जो ऊपर वाला पानी है वो कम मीठा होगा या नीचे वाला पानी ज़्यादा मीठा होगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो इस प्रकार का मिश्रण क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। जहाँ पर सभी घटकों का संगठन कैसा होता है, समान होता है, उसी को क्या बोलते हो, समांगी मिश्रण बोलते हो। जब बात करते हैं विषमांगी मिश्रण की, तो इसमें जो सभी घटकों का संगठन होता है ना, वो कैसा होता है, एक समान नहीं होता है। जैसे एक ले लीजिए आप उदाहरण, चीनी और नमक, दाल में कंकड़ या पानी के अंदर रेत। पानी के अंदर रेत भी ऐसी हो सकती है कि भाई जब भी हम बीकर के अंदर पानी लेते हैं और उसके अंदर हम मिट्टी डालते हैं, तो जो भारी वाले कण होते हैं वो तो कहाँ आ जाते हैं, नीचे आके बैठ जाते हैं। जो थोड़े से हल्के होते हैं वो कहाँ होंगे, मध्य में आके इकट्ठे हो जाएंगे। मतलब सभी जगह उसका संगठन कैसा है, असमान है, एक समान नहीं है। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। आया बच्चे समझ में आपको कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में, किसी भी अनुपात में मिला दिया तो क्या बन गया, मिश्रण बन गया। दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। समांगी जहाँ पर सभी घटकों का संगठन कैसा मिले, तुम्हें एक समान मिले, उसे बोलोगे समांगी, होमोजीनस। और जहाँ पर सभी घटकों का संगठन एक समान नहीं मिले, उसे बोला जाता है हेट्रोजीनस। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम शुद्ध पदार्थों की। अभी मैंने आपको बताया था कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो शुद्ध पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, ये शुद्ध पदार्थ भी होते हैं, हमेशा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तत्व और एक होता है यौगिक। सबसे पहले हम बात करते हैं तत्व की। जब एक ही प्रकार के कणों को, है ना, जब एक ही प्रकार के कणों को मिलाया जाता है तो किसका निर्माण होता है, तत्व का निर्माण होता है। ठीक है, उनकी मात्रा जो हो सकती है वो एक से ज़्यादा होती है। मतलब एक ही प्रकार के कणों से मिलकर जितने भी पदार्थ बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। ये कण कौन कौन से हो सकते हैं, परमाणु हो सकता है या फिर अणु हो सकता है। परमाणु मतलब सिर्फ अकेला, जैसे हाइड्रोजन ले लीजिए,
ठीक है। अणु की बात करें तो H2, ये भी परमाणु है, ये अणु है। ये हाइड्रोजन का परमाणु है, ये हाइड्रोजन का अणु है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हाइड्रोजन ही है, यहाँ पर भी जो है वो हाइड्रोजन ही है। दो हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन का अणु बना रहे हैं। तो जब एक ही प्रकार के कणों से मिलकर पदार्थ बनता है तो वो क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कॉपर, सिल्वर, ये सारे क्या है, तत्व हैं। अच्छा, बात करें हम जैसे एक ही प्रकार से ऑक्सीजन ले लीजिए, O2, N2, H2, Cl2, यहाँ पर सभी एक ही प्रकार के परमाणु हैं। ठीक है, हो सकता है इनकी संख्या ज़्यादा है लेकिन है ये एक ही प्रकार, जैसे P4 ये परमाणुवीय अवस्था में मिलता है, ये अष्ट परमाणुवीय अवस्था में मिलता है। मतलब इसके 8 परमाणु मिलते हैं जब इसके एक अणु का निर्माण होता है। ठीक है, इसके 2 परमाणु मिलेंगे तो इसके एक अणु का निर्माण होगा। ठीक है, जैसे इसकी संरचना को अगर हम देखें तो बात करते हैं, जैसे हाइड्रोजन है एक, ये भी हाइड्रोजन का परमाणु, ये भी हाइड्रोजन का परमाणु। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर क्या बना रहे हैं, एक हाइड्रोजन का अणु बना रहे हैं। तो ये क्या कहला रहा है, तत्व कहला रहा है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया। अब बात करते हैं हम यौगिक की। जब भिन्न भिन्न तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं तो किसका निर्माण होता है, यौगिक का निर्माण होता है। किसका होता है, यौगिक का। जब भिन्न भिन्न तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणु, जैसे अलग अलग ले लीजिए, भाई जल ले लीजिए, जल के अंदर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिल रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप जब तत्व की बात कर रहे थे तो यहाँ पर एक ही प्रकार के परमाणु थे, लेकिन यहाँ पर 1 से अधिक परमाणु हैं। और कैसे हैं, अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं। तो जब ये आपस में मिलते हैं, कैसे, निश्चित अनुपात में मिलते हैं, तो किसका निर्माण होता है, यौगिक का निर्माण होता है। जैसे बात करें NaCl की, जल की, अमोनिया की, CO2 की, ये सारे ही क्या है, यौगिक है। और इनमें हमेशा इनका अनुपात कैसा रहता है, हमेशा एक समान ही रहता है। जैसे बात करें हम जल की, जल को आप कहीं से भी लो, नदी से लो, तालाब से लो, नाली से लो, कहीं से भी लो, जल हमेशा H2O के रूप में ही रहेगा। मतलब हाइड्रोजन का अनुपात 2 और ऑक्सीजन का अनुपात 1 रहेगा। ठीक है, ऐसे ही कार्बन की बात करें तो कार्बन का अनुपात 1, ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा 2 रहेगा CO2 के अंदर। ठीक है, वो पेड़ों से प्राप्त हो रही है, हम श्वसन के द्वारा CO2 को छोड़ रहे हैं। ठीक है, सभी जगह उसका अनुपात हमेशा एक समान रहता है, कोई भी अनुपात में चेंजेस नहीं होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, एक संरचना के द्वारा भी समझ लेते हैं। जैसे बात करेंगे, जल का अणु है H2O, CO2, ये भी अणु ही है लेकिन इनमें 2 अलग अलग प्रकार के परमाणु हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं हम, यौगिक। जब बात करें हम, ये भी अणु है लेकिन इसमें एक ही प्रकार के परमाणु हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है तत्व। ठीक है, एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ा है कि द्रव्य क्या होता है, जिसके अंदर भार हो, जो स्थान घेरे और जिसे महसूस किया जा सके, वो क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। इसकी 3 अवस्थाओं के बारे में आज हमने पढ़ा, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में अवयवी कणों के मध्य आकर्षण अत्यधिक होता है, द्रव में थोड़ा कम होता है और गैस के अंदर अत्यधिक कम होता है। इनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। आकार इनका अनिश्चित होता है लेकिन आयतन कैसा होता है, निश्चित। उनके दोनों ही चीज़ें कैसी होती है, अनिश्चित होती है। संपीड़ितता का गुण जो होता है ठोस के अंदर वो बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, लेकिन जब बात करें हम द्रव की तो उसके अंदर मध्यम होता है और गैस के अंदर अत्यधिक संपीड़ितता का गुण पाया जाता है। ठीक है, इन तीनों ही अवस्थाओं को ताप और दाब में परिवर्तन करके क्या कर सकते हैं, हम परिवर्तित कर सकते हैं। अब फिर हमने आगे देखा था द्रव का वर्गीकरण। जो द्रव होता है वो 2 प्रकार के से हम वर्गीकृत कर सकते हैं इसको, एक होता है मिश्रण और एक होता है शुद्ध पदार्थ। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को हम अनिश्चित अनुपात में मिला दें तो किसका निर्माण हो जाएगा, मिश्रण का। जब निश्चित अनुपात में मिलाऊं तो किसका निर्माण होगा, शुद्ध पदार्थ का। समांगी मिश्रण वे होते हैं जिनमें सभी घटकों का संगठन कैसा हो, समान हो, एक समान मिले, तो क्या कहलाएंगे, समांगी। और जब सभी घटकों का जो संगठन है वो अलग अलग मिले तो क्या कहलाएगा, विषमांगी। जब एक ही प्रकार के कणों से मिलकर जो भी पदार्थ बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, तत्व। कण कौन से हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, लेकिन एक ही प्रकार का होना चाहिए। जब बात करें हम यौगिक की, तो जब 2 या 2 से अधिक परमाणु मिले, ठीक है, तो वो क्या बनाएंगे, यौगिक का निर्माण करते हैं। कैसे मिलते हैं, हमेशा निश्चित अनुपात में ही मिलते हैं। ठीक है, 2 तत्व होने चाहिए, उन 2 तत्वों के अलग अलग परमाणु होने चाहिए और वो कैसे मिलने चाहिए, हमेशा निश्चित अनुपात में मिलने चाहिए, तब किसका निर्माण होता है, यौगिक का निर्माण होता है। चलिए बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके आगे का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।